राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी चुप नहीं रहेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। अच्छे देरी भाषण, बड़े बड़े क्लेम्स, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने से वहाँ की हालात नहीं सुधरती। आतंकवाद बंद नहीं हो। आज बात करेंगे देश की बड़ी खबरों, बड़ी सुर्खियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 3 राज्यों में जीत के बाद उत्साह से लबरेज बीजेपी की, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब जिम्मेदारी और बड़ी है। बात देश को जीतने की है, तो अब कौन सा मिशन सेट करने में जुटी है पार्टी। और दूसरी खबर जो बड़ी है वो उसमें विपक्ष की बातचीत होगी, जिसने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर 2024 के लिए अपना रुख साफ कर दिया है। विपक्ष ने संदेश विपक्षी एकजुटता कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी का खेल बिगाड़ देगी क्या, इस पर भी करेंगे चर्चा। तीसरी बड़ी खबर, अब कोई सवाल नहीं होगा, सीधा जवाब होगा। जो दर्द जम्मू के पुंछ में आतंकियों ने दिया है, उसके हिसाब की बारी है अब, जिसे लेकर पाकिस्तान में खौफ है। क्यों खौफ फैला है यह हम आपको बताएंगे। तमाम सवालों के लिए और इसके जवाब के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से नीरज पांडे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अंकित गुप्ता उनके बगल में और उनके पड़ोस में जैनेंद्र कुमार, साथ ही न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी डिफेंस एडिटर आशीष सिंह जुड़ेंगे। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अंडरग्राउंड पर क्या चल रहा है। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। वो आ गई है बड़ी खबर यह कि बीजेपी ने 2024 की तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी। 2 दिन तक ये बीजेपी की बैठक चलने वाली है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, बहुत खबरें उनके पास होती हैं, जाएंगे उनके पास। लेकिन उससे पहले आप जानिए कि बीजेपी 2024 को फतेह करने के लिए क्या मंथन कर रही है, वो आपको बता देते हैं कि ये बैठक में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं। ये जो बैठक होने वाली है उसमें सबसे पहले क्या होगा, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बीजेपी के इस बैठक में शामिल होंगे। सभी प्रदेश के प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी प्रदेश के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे और सभी प्रदेश के महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं नीरज पांडे के पास, वो हमें बताएंगे, बड़ी पैनी निगाह रखते हैं इन सारे हलचल पर। नीरज, सारे पदाधिकारी बुला लिए गए हैं, प्रदेश सचिव बुला लिए गए हैं, सारे छोटे बड़े जितने लोग शामिल हैं बीजेपी में बुला लिए गए हैं। तो हैट्रिक की तैयारी और कैसे हो रही है, अंदर की खबर। देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। हमेशा चुनाव से पहले ऐसी बैठकें होती हैं और ये बैठक का सीधा एक एजेंडा यही होता कि भाजपा की जो नीति है और आगे की जो लड़ाई है, उस नीति के आधार पर लड़ाई को कैसे जीता जाए, इस विषय पर चर्चा होती है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले बैठक हुई, इसके पहले अब जैसे विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जाना है, उससे पहले ये बैठक हो रही है। तो इस बैठक के बहुत सारे महत्व हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बैठक के जरिए आगे का एजेंडा तय किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे हमको केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार के किए गए काम और पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे जन उपयोगी जो योजनाएं हैं, जन उपयोगी जो जनसंपर्क कार्यक्रम, उसको कैसे धार दिया जाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन सब की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि ये देखा जा सके कि भाजपा ने जो प्रोग्राम चलाए वो कितना सफल हुए, उनमें कहाँ कमियाँ आ रही हैं और कितना उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे वो जनसंपर्क अभियान रहा हो, चाहे वीर बाल दिवस अभियान रहा हो, इसके अलावा अभी विकसित भारत कई कार्यक्रम चलाए गए हैं और कई कार्यक्रम चलाए जाने हैं ताकि 2024 को साधा जा सके। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि बीजेपी की बैठक से जुड़ी है ये बड़ी खबर। बैठक में नमो ऐप पर एक प्रेजेंटेशन होगा। भविष्य में नमो ऐप के फायदे पर बात होगी। 3 राज्यों में जीत पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। चुनावी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष इसमें प्रेजेंटेशन देंगे। टोटल डिजिटल जो नमो ऐप है, अब उस पर प्रेजेंटेशन होने वाली है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलेंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हैट्रिक की तैयारी में जो बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो भी आपको बताते हैं। क्या क्या टारगेट रहने वाले हैं,
पहला दूसरा टारगेट क्या होने वाला है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे, क्योंकि 325 सीट का अभी से दम भरने लगी है। बीजेपी कह रही है कि 24 में तो हम 325 प्लस सीटें लेकर आएंगे। और पीएम ने जब संबोधित किया था, कह दिया था कि हैट्रिक लगने वाली है 3 विधानसभा चुनाव के जीत के बाद। 35 करोड़ प्लस वोट का टारगेट रखा गया है अब की बार जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें, और 300 प्लस कॉल सेंटर बनाए गए हैं। ये कैसे? पहला टारगेट जो है वो 325 प्लस सीटें ले आने का है, दूसरा टारगेट 25 करोड़ से ज्यादा वोट लाने का है। कैसे करेंगे? तो जनसंपर्क अभियान करेंगे। उसमें एक क्या है, एक ये है कि करोड़ों लोगों को कॉल के जरिए जोड़ने की कोशिश होगी। मोदी शाह के लाभार्थी आउटरीच प्रोग्राम जो हैं वो भी उसमें बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल को इस बात का जिम्मा दिया गया है इस काम का क्रियान्वयन करने के लिए, और मोगरा की जावेस कंसल्टिंग की मदद इसमें ली जा रही है इस काम में कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। अंकित, जो मैं ये बता रहा हूं कि पूरा प्लान सेट है, और बीजेपी इसीलिए जानी जाती है कि वो पहले से तैयारी शुरू करती है, ग्राउंड पर तैयारी शुरू करती है, और एक एक चीज परख कर तब वो आगे बढ़ती है। इसी का फायदा मिलेगा इनको 2024 में। बिल्कुल विवेक, और यही कहा भी जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, बीजेपी उसी के साथ में अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। अभी जो 5 राज्यों के चुनावी राज्यों के नतीजे आए थे उनमें, जिसमें से 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसके साथ ही में 2024 के लिए तैयारी उससे पहले से ही शुरू कर दी थी। और अभी हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, इंडिया गठबंधन की अभी ये बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें मुद्दों पर चर्चा हो रही है, चेहरे पर चर्चा हो रही है, किस तरीके से बीजेपी को काउंटर करेंगे उस पर चर्चा चल रही है। और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है, किस तरह से चुनाव लड़ना है, उस पर जो है जनता से फीडबैक मांग रही है। और फीडबैक क्या कि सरकार का जो पिछले जो 9-10 साल का कार्यकाल रहा है उस पर आपका क्या कहना है, और जो सांसद चुने गए थे, जो पिछली बार चुने गए थे, उन पर क्या फीडबैक देना है, और उसके आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। यही फर्क है फिलहाल विपक्षी गठबंधन, विपक्षी पार्टियों में और बीजेपी में। ये बहुत बड़ा फर्क आप बता रहे हैं। काफी अहम बात है ये नीरज पांडे, कि एक और तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और उधर जो विपक्षी दल हैं वो ना अपना एजेंडा सेट कर पा रहे हैं, ना सीट शेयरिंग पे बात बन पा रही है। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। आप मुझे जरा वो जो चलने वाली है बैठक उसका अपडेट दे दीजिए कि प्रधानमंत्री कब पहुंचने वाले हैं, कब संबोधित करेंगे। देखिए, जो ऑफिशियल प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का 5 से 5:30 के बीच में पहुंचने का है, लेकिन हमारी जो जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4:30 बजे दिल्ली लैंड करेंगे, और उसके बाद यहाँ माना जा रहा है कि 5:30 के बाद, यानी कि 5:30 और 6 के बीच में पहुंचेंगे। तो उनका जो संबोधन है करीब 6 बजे शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है वो करीब 6 बजे यहाँ पर शुरू होगा और वो संबोधित करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों को अक्सर, जब भी ऐसी बैठकें होती हैं, उनको संबोधित ही करते हैं और सीधा कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए पार्टी की जो मूल विचारधारा है उसके साथ आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि यह संगठन एक ऐसा संगठन है जो कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और कार्यकर्ता ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। हमेशा वो कार्यकर्ताओं की अपनी ताकत और अपनी शक्ति को का एहसास कराते हुए बहुत अच्छे से पहचानती है, और इसीलिए चुनाव से पहले ही काम करना शुरू कर देती है। बड़ी अपडेट आ रही है, ये जान लीजिए, लोकसभा उम्मीदवारों का जल्द ऐलान करेगी बीजेपी। चुनाव तारीख के ऐलान से पहले घोषणा हो जाएगी बीजेपी की पहले लिस्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। तैयारियां पूरी हैं, बिल्कुल ही कसी कसाई तैयारियां आप कह सकते हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। इसका मतलब कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नीरज पांडे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक परंपरा भी शुरू की है कि चुनाव से पहले अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देती है ताकि वो लोग क्षेत्र में जाएं, काम करें और अपनी जगह बनाएं। तो लोकसभा चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजना है कि भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा चुनाव में जाएगी तो लोकसभा के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं है, या ये कहें कि दक्षिण भारत, आप अपनी बात तो करिए, लेकिन एक चीज और जरूर जोड़िएगा उसमें कि अगर चुनाव से इतने पहले बीजेपी अगर ऐलान करती है नामों का, तो पैमाना क्या रखेगी?
देखिए पैमाना एक ही है चुनाव का, वो होती है विनबिलिटी, जीतने वाला जिताऊ उम्मीदवार। अब देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसे में अगर जीतने वाला कोई उम्मीदवार है या ऐसा उम्मीदवार जो विपक्षी दल को टक्कर दे सकता है और अगर उसको पहले मौका दे दिया जाए तो शायद है कि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, ऐसे तमाम राज्यों में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीतते जीतते हार जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजना है, ऐसी प्लानिंग है, जैसा कि उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले बहुत सारी सीटें अनाउंस कर दी। आप देखें छत्तीसगढ़ की सीटें अनाउंस कर दी। ये तैयारियों का ही नतीजा है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव से बहुत पहले ही वो आ जाएंगे, ऐलान कर देंगे सांसदों को। बड़ी अपडेट आ रही है, वो जान लीजिए। जंतर मंतर पर विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया, सांसदों के सस्पेंशन पर हल्ला बोल हुआ। बीजेपी के खिलाफ एकजुट दिखाए विपक्ष, संसद सुरक्षा बेरोजगारी पर केंद्र को घेरा है। रैली के बाद शरद पवार से राहुल गांधी भी मिले हैं। ये कई अपडेट्स एक साथ हैं। जंतर मंतर पर जो विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन हुआ उसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, संसद सुरक्षा सेन का मुद्दा उठाया गया और शरद पवार से भी मुलाकात हुई। देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो 24 घंटे। मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है। तो जैनेंद्र कुमार कांग्रेस पर रखते हैं नजर, उनके पास लिए चलते हैं। जैनेंद्र, एक और जो हम पहले बात कर रहे थे, बीजेपी ने 24 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी जो विपक्ष है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ये प्रदर्शन कितना सफल हो पाएगा और आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की सबसे पहली कवायद तो यही है कि बीजेपी के खिलाफ एक साझा गठबंधन बनाया जाए, जो आपने इंडिया गठबंधन के तौर पर उसको पूरा होते हुए देखा। और आज इंडिया गठबंधन की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन था जिसका केंद्र जंतर मंतर था। और एक बड़ी बात यह रही कि विपक्ष के तमाम आला नेता खरगे, राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, इसके अलावा कई और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसद, तमाम लोग मंच पर मौजूद थे और जंतर मंतर से उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। देखिए, इससे पहले भी मोदी सरकार पर लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता रहा है, लेकिन इस बार उन्हें एक बड़ा ठोस आधार मिला है। जिस तरीके से 145 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया शीतकालीन सत्र के दौरान, तो विपक्ष के पास अब जनता के बीच जाने का और मोदी सरकार पर हमला करने का एक नया हथियार मिल गया है और इसी को लेकर के आज देशव्यापी प्रदर्शन किया गया है। ये कितना काम आएगा ये तो देखिए चुनाव के नतीजे ही बताते हैं कि कवायद कामयाब रही या नहीं रही, लेकिन कुल मिलाकर के शक्ति प्रदर्शन की जो कोशिश थी वो निश्चित तौर पर देश के तमाम शहरों में हुई है। दिल्ली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया, एक मंच पे सारे नेता जुटे, यही बड़ी बात थी। और अब आने वाले दिनों में जो मुख्य चुनौती है सीट बंटवारे को लेकर, उसकी कवायद लगातार चल रही है। नीतीश कुमार से राहुल गांधी ने फोन पर बात की, इसके अलावा जंतर मंतर पर शरद पवार मौजूद थे मंच पर। राहुल और पवार एक ही गाड़ी में वहां से निकले और राहुल गांधी ने पवार को घर पर छोड़ा, फिर उनसे थोड़ी देर बात भी की, फिर वो अपने घर गए। तो बड़े नेता आपस में संपर्क में है। सीट बंटवारे पर सबकी नजर है, विवेक उसी पर आधारित होगा कि सारी जो एक्सरसाइज चली है बीते कुछ महीनों से वो कितनी काम आती है। क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष साझा उम्मीदवार हर उम्मीदवार के बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा कर पाता है? जी, तो सीट शेयरिंग को लेकर काफी अहम फैसले होने अभी बाकी हैं इंडिया गठबंधन में। इसी के साथ साथ जेडीयू में क्या चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर जान लीजिए कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में यह राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होनी है 29 दिसंबर को। यह बहुत बड़ी खबर आने वाली है। बड़ी अपडेट जान लीजिए, जम्मू और कश्मीर राजौरी आतंकी हमले से जुड़ी यह बड़ी अपडेट है। एनकाउंटर साइट पर डीजीपी आर स्वयं पहुंचे हैं। मुठभेड़ वाली जगह का डीजीपी ने मुआयना किया है। आतंकी हमले में शहीद हुए हैं 4 जवान और अब उस जगह का मुआयना किया जा रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अपडेट ये भी है कि कुछ जो संदिग्ध हैं वो भी पकड़े गए हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे डिफेंस एडिटर आपको दिख रहे हैं। आशीष, ऐसे केसेस में क्या बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं कि मुठभेड़ वाली जगह पर डीजीपी तो पहुंच गए हैं और सबसे बड़ी बात यह भी बताइएगा कि जो संदिग्धों को पकड़ा गया है उसका आधार, उसका पैमाना क्या होता है?
देखिए, आतंकवादी ग्रुप्स जब भी किसी तरह के ऑपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि रिटालिएशन के तहत OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं और इसीलिए रिटालिएशन के और रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें उस डोमेन में आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस जो संदिग्ध लोग होते हैं, यानी कि उन लोगों को जो कि जिनको आतंकवादियों को पनाह देने का या फिर सपोर्ट करने का या मुखबिर होने का संदेह होता है, उन लोगों को डिटेन किया जाता है और पूरी छानबीन के बाद में, पूछताछ के बाद में ही उन्हें रिलीज किया जाता है। और इसीलिए NIA जैसी एजेंसी जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसके पास और भी कई एंगल्स होते हैं, चाहे वो फंडिंग वाले एंगल्स हो या फिर क्रॉस बॉर्डर वाले एंगल्स हो। ये सारे एंगल्स NIA एक नोडल एजेंसी है जिसके पास में ऑन ग्राउंड, क्रॉस बॉर्डर, इंटेलिजेंस, फाइनेंस, इन सभी को लेकर वो पूरी तरह से एक डॉट कनेक्ट करके कि कौन फंडिंग कर रहा है, किस तरह के आतंकवादी हैं, ये सब कुछ एक धागे में पिरो पाते हैं। लेकिन चैलेंजेस की आपने जो बात कही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तस्वीरों में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत घने जंगल होते हैं। चैलेंजेस में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता है कि आपके एक भी और कोलैटरल डैमेज नहीं हो। 4 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए हैं और उसके बाद में 5वां और 6ठा नंबर नहीं आया। ये पूरी कोशिश की जाती है। कहना आसान होता है, प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब इतने घने जंगल हो, पहाड़ हो, तो धीरे धीरे आप स्लोली एक सर्च ऑपरेशन कॉर्डन करने के बाद में चारों तरफ से आप नजदीक की तरफ बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगले कुछ दिनों में इसी कॉर्डन के अंदर में आतंकियों से कांटेक्ट होगा। तो आशीष सिंह, हमारे डिफेंस एडिटर, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम अब आपको दिखाते हैं कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है वो कैसा इलाका है, उसकी भौगोलिक स्थितियां क्या हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुंछ वहां पर हुआ है, ये मुठभेड़ घने जंगलों का इलाका है ये, और इसके अलावा राजौरी पुंछ का इलाका दहशतगर्दी का केंद्र है। खबरें हमेशा आती रहती हैं, इन इलाकों में सेना पर बड़े हमले भी हुए हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि घने जंगल का इलाका है तो आसानी से यहां पर आतंकी छिप जाते हैं। डेरा की गली पर भी यहां पर बड़े हमले हुए हैं। राजौरी जो है वो कठिन इलाका है, यहां पर भी मौसम जो है वो अक्सर परेशान करता रहता है। आतंकियों के सफाए में करीब 1 साल का वक्त और लगेगा, ऐसा बताया गया। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि 2023 का आंकड़ा क्या कहता है। 2023 में जम्मू और कश्मीर में जो मुठभेड़ हुई है, 24 आतंकवादी उसमें मारे गए, 7 नागरिकों की भी मौत हुई है और 23 जवान शहीद हुए हैं। 2023 का ये आंकड़ा है। आशीष, देखिए, अगर आप पिछले कुछ 1 से 1.5 सालों में देखेंगे तो 370 के बाद ग्राउंड पर जिस तरह से पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हुई है, जो स्टोन पेल्टिंगें बंद हुई, रेड्स बहुत सारे हुए, फंडिंग पूरी तरह से नकेल कस दी गई, उसके बाद में कश्मीर बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है, चाहे वो आतंकवादी घटना हो या फिर आतंकी ग्रुप्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो या फिर फंडिंग हो, उन सभी को लेकर। लेकिन एग्जैक्टली यही चीज़ अब जम्मू में हमें टिल्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि कम मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल होगा आतंकी ग्रुप्स को कश्मीर में अभी फिलहाल ऑपरेट करना, और इसीलिए जम्मू की तरफ आपको बहुत ज्यादा टारगेट्स दिखाई देंगे। लेकिन 2-3 क्विक पॉइंट्स में जरूर कहना चाहूंगा, यहां पर एम्बुश वाला एक पैटर्न दिखाई देगा आपको, विशेष तौर पर पुंछ और राजौरी में, जो कि पिछले 1 से 1.5 सालों में है। यानी कि आतंकवादी ग्रुप अब ज्यादा हाईली ट्रेंड होकर आ रहा है, क्योंकि एम्बुश करना हर एक आतंकवादी के लिए बस की बात है नहीं। दूसरा क्विक पॉइंट, यहां पर एम्बुश की वजह से जो कैजुअलिटी है, जो वीर गति को प्राप्त होने वाली संख्या है इंडियन आर्मी की तरफ से, वो ज्यादा हो रही, क्योंकि पहला ब्लो उनकी तरफ आ रहा है।